So good morning students, I am Deval Verma. I am assistant professor in ABSIT College of Engineering. So this is your lecture 5 on module first matrices. In this lecture we learn how to calculate rank by using elementary transformation of matrices. So students, in this lecture the lecture outcome is define rank and apply for finding the rank of matrix using echelon form. So in my last lecture, we learned how to calculate the inverse of matrix by using elementary transformations. By continuing the last lecture, in this lecture, we learned how to calculate the rank by using the same elementary operations. Okay. The matrix, after using elementary transformations, we reduced the matrix in echelon form. So what is echelon form? What is the use of echelon form? And what is rank? So these all things we learned in this lecture. Okay, so let's start. Yes, so first of all, what is rank, students? So the first definition, there are many definitions related to rank of a matrix. So one by one I introduce all definitions of matrices, rank of matrices in this lecture. The first definition is the number of non-zero rows in the row reduced form of a matrix is called rank of a matrix and denoted by R bracket A or the symbol रो A, राइट। तो जब हम अपनी मैट्रिक्स को echelon फॉर्म बना लेते हैं, echelon फॉर्म अभी मैं बताऊंगी क्या होती है। तो अभी स्टूडेंट्स आपने इनवर्स निकालना सीखा था, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे, उन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने रिड्यूस कर दिया था अपनी मैट्रिक्स को। तो ऐसे ही हम ऑपरेशंस लगा के अपनी मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे और वहां पर जो नॉन जीरो रोज बचेंगी वो उसकी रैंक होगी। तो इसी डेफिनेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और यही डेफिनेशन आपको मतलब एग्जाम में आपके सिलेबस में इसी डेफिनेशन पर आपके आएंगे। कुछ और जो डेफिनेशंस हैं वो भी जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका यूज भी है। तो मैं सभी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि कुछ लोग और प्रिपरेशंस भी करते हैं, तो ये रैंक की और डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। सो स्टूडेंट्स, द रैंक वी डिफाइन अगेन हियर, it is the order of the largest non-zero minor of determinant A. तो इसके it means that there is one R cross R submatrix of A whose determinant is not zero. इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर होगा उसके अंदर, और अगर नहीं सपोज उसका डिटर्मिनेंट उस ऑर्डर का जीरो हो गया है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक सब मैट्रिक्स जरूर होगी आर क्रॉस आर की जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो वो भी आपकी जो ऑर्डर होता है उस माइनर का वो आपकी रैंक होती है। ये सेकंड डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट पहले यही डेफिनेशन थी लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि आप बार बार पहले डिटर्मिनेंट चेक करोगे। सपोज 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालोगे, 4x4 की मैट्रिक्स है तो 4x4 का डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर उससे छोटी सब मैट्रिक्स बनाओगे, फिर 3x3 का डिटर्मिनेंट चेक करोगे, हर सारे माइनर आपको चेक करने पड़ेंगे। तो इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और क्लियर करके लिखा है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक इफ इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। इट मीन्स ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन और हायर देन आर आर जीरो। ठीक है, ये डेफिनेशन पहली थी जो रैंक की कही गई, लेकिन इस डेफिनेशन से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था रैंक कैलकुलेट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स ये जो आई आपकी यहाँ पे
इस वाइट कलर, वाइट, या वाइट, यस राइट। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो डेफिनेशन, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये तो सब जगह सेम ही है ये वाला पार्ट। अगर हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2 3 4 0 9 1, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो यहाँ जो रैंक होगी दैट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,3 करके निकाली जाएगी। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर केस है तो इन 2 और 3 में जो मिनिमम है मेरा, तो जो रैंक होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 2 के, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम क्या है, 2 है। तो जो मेरी रैंक होगी या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर के केस में। अगर मेरी मैट्रिक्स अगेन मेरी जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है 2 4 9 0। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे हम, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, तो हमारी रैंक जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, सेम उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी। ये 2 क्रॉस 2 की है, तो इस केस में आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी रैंक 2 हो गई। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया आपका, तो जो आपकी रैंक होगी वो लेस देन 2 होगी। ओके, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जो रैंक होगी वो लेस देन 3 होगी। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में रैंक की क्या डेफिनेशन है वो मैंने आपको क्लियर बता दी। रैंक का केस है कि कैसे आप निकालेंगे रैंक। ओके, तो ये सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकालें, चाहे आप एक्लेन फॉर्म से निकालें। तो एक्लेन फॉर्म से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए एक्लेन फॉर्म आई और हमारे सिलेबस में एक्लेन फॉर्म से ही रैंक निकालनी है। एक्लेन फॉर्म आपको मैं लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बता चुकी हूँ। अब हम यहाँ सीखेंगे कि एक्लेन फॉर्म से रैंक कैसे निकाली जाती है, व्हाट इज एक्लेन फॉर्म। ओके, तो कुछ ये रैंक की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हमारी ए नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स पता है ना सभी को, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज 0 हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज 0 हैं, तो वो नल मैट्रिक्स होती है। तो सिर्फ उसी की ही रैंक 0 होती है, और इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स हो उसकी रैंक ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। राइट, तो दूसरी प्रॉपर्टी यही लिखी है कि ए आपकी नल मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी रैंक ग्रेटर इक्वल टू 1 आएगी। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने बताया है आपको इससे पहले पार्ट में कि हम आई सब स्क्रिप्ट में n लिखते हैं। इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा, और उसका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो इसका मतलब यही है कि i का ऑर्डर n क्रॉस n है। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो i सफिक्स में सब स्क्रिप्ट में मैं 2 लिखूंगी। तो यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो यहाँ पे इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा, और जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम ऊपर ये बता चुके हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के इक्वल होती है। तो यही बात मैं इस लाइन में बता रही हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के बराबर होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक हमेशा उसके ऑर्डर के बराबर होती है। तो यही चीज मैंने इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ डिस्कस करी है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इससे अगले पार्ट में एक और देख लेते हैं कि ये थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट क्या चीज़ होती है। ये दो चीज़ भी मैं यहीं डिस्कस कर देती हूँ, रैंक से रिलेटेड है ये दो चीज़ भी। कि स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी तो सिंगल रो मैट्रिक्स को मैंने रो वेक्टर बोला था और कॉलम मैट्रिक्स को मैंने कॉलम वेक्टर बोला था। तो
यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज बता रहे हैं कि रैंक जो होती है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब वो किस तरह से डिफाइन है वो थोड़ा सा, ये सपोज मेरी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर मेरी जो फर्स्ट रो है 1 और 2 और सेकंड रो है मेरी 2 और 4 है। तो आप देख रहे हैं तो कि जो R2 है दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो जो R2 है वो डिपेंड है पहली रो के ऊपर। एक रिलेशन मिल गया मुझको फर्स्ट रो और सेकंड रो में। फर्स्ट रो तो किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन सेकंड रो मेरी फर्स्ट रो पे डिपेंड है। तो इस केस में स्टूडेंट इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, राइट, और वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहां पर मेरी जो रैंक होगी डेट इज रैंक ऑफ A1 ले लूँ तो मैं 1 होगी इस केस में। अगर ये मेरी 2 है मैट्रिक्स, पहले केस में आपकी इंडिपेंडेंट रो कितनी है, 1 है, 1 और 2, तो इसलिए मेरी जो रैंक हुई यहाँ पे 1 हो गई। सेकंड केस में मेरी रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ A2। अब यहाँ देखिए रिलेशन किसी भी टाइप का आपको मिल सकता है, रो में भी मिल सकता है, कॉलम में भी मिल सकता है। अब देखिए रैंक रोज में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई यहाँ रिलेशन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कॉलम वाइज देखूं, कंपटीशन में इस तरह से रैंक निकालना बहुत फायदेमंद होता है। वहां पे इतना बड़ा मेथड आप नहीं निकाल पाओ, लेकिन आपको देखते ही दिख रहा है कि कोई रो आपस में डिपेंड हो रही है एक दूसरी रो के ऊपर, या कॉलम डिपेंड हो रहा है, तो आप वहीं से ही आप कैलकुलेट कर लोगे कि रैंक इसकी जो है 1 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो काउंट कर लोगे या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम काउंट कर लोगे। तो देखिए कॉलम वाइज मैं देखूं, जो C1 है और C2 है वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं आपस में, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो C3 है वो इन दोनों पर डिपेंड है। तो स्टूडेंट जब बात कही जाती है डिपेंडेंट की, तो 3 में से जो तीसरा है वो 2 पे डिपेंड है, लेकिन 2 आपस में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कितनी काउंटिंग हो गई, जो इंडिपेंडेंट कॉलम है वो कितने हो गए, वो 2 कॉलम हो गए। तो रैंक कितनी हो गई यहाँ पे इसकी, 2 हो गई इस केस में। और जो ये थर्ड केस आता है, अब यहाँ हमें पता नहीं चल पा रहा कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम थोड़ा ऑपरेशन लगा के उसे एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। एक्लेन फॉर्म क्या होती है ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम उसे इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे की वैल्यू 0 हो जाए और डायगनली वो वेरी करें, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस हो जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन जाए, और फिर हम रैंक निकालते हैं। और किस तरह निकाली जाएगी वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब आ जाती है स्टूडेंट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एक्लेन फॉर्म। तो एक्लेन फॉर्म क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एक्लेन फॉर्म इफ इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज 1। ठीक है, पहला एलिमेंट हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। दिस एंट्री इज नोन एज पाइवट और लीडिंग एंट्री। ठीक है, ये एंट्री आपकी पाइवट और लीडिंग एंट्री कहलाती है। तो इस फॉर्म में ये एक्लेन फॉर्म है, ये भी एक्लेन फॉर्म है। इसका फर्स्ट एलिमेंट देखिए स्टूडेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये आपकी लीडिंग एंट्री हो गई है। और इस वाली मैट्रिक्स में ये 2 आपका ये फॉर्म आ रही हैगी, तो इसको आपको 2 को थोड़ा सा ठीक से करना पड़ेगा। Each pivot in a column is the right side of the pivot column in the previous row। इसका लाइन का ये मतलब है कि जो पाइवट एलिमेंट है या लीडिंग एंट्री है वो डायगनली होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस रो पहली वाली रो के डायगनली नीचे होनी चाहिए, राइट साइड में 1 होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट जो सेकंड 1 है वो ऊपर वाले के डायगनल डायरेक्शन में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इस केस में ये इसी के नीचे आ रहा है, तो ये आपका पाइवट एलिमेंट नहीं होगा जो ये मैंने क्रॉस लगाया है। थर्ड पार्ट है
ए रो विद ऑल जीरोज बी बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, ऐसी रो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो बिलो सबसे नीचे आने चाहिए। तो ये एक्लेन फॉर्म का थर्ड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, एक्लेन फॉर्म क्या है कि किसी मैट्रिक्स को उसकी आप आइडेंटिटी फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस करना ही उस या फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना, ये उसकी एक्लेन फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही पॉइंट थे इसके जो मैंने बताए। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। और एक बात और, यहाँ पे पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए आपको गिवन है 103 -3 1 4 1 2 1 2 3 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। तो ये आपका C1 है, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। ठीक है, ये एंट्रीज मैंने लिखी हैं। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाकर रिड्यूस कर रहे हैं अपनी मैट्रिक्स को तो वो कॉलम एक्लेन फॉर्म कहलाएगी, और अगर हम रो लगाकर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो डेट इज रो एक्लेन फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। तो अप्लाइंग, हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं अपना ऑपरेशन, अप्लाइंग रो ऑपरेशन। मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन ही अप्लाई कर रही हूँ और एक ही ऑपरेशन लेके चलना बता रही हूँ। मैं रो ऑपरेशन से ही चलूंगी इसमें, ये रो ऑपरेशन ही फॉलो कर रही हूँ एक्लेन बनाने के लिए, एक्लेन फॉर्म बनाने के लिए। अप्लाइंग रो ऑपरेशन R3 -3 R1। ठीक है, तो मेरी जो मैट्रिक्स आपकी रिड्यूस होके आई डेट इज R3 में चेंज होगा आपका। तो 1 -3 1 2 0 1 2 3, R3 -3 R1 है। ठीक है, तो 3 -3 0, 4 -9 4 + 9 दैट इज 13। तो ये 13 आ गया आपका। दिस इज -2 एंड दिस इज -8। ठीक है, अब यहाँ अगेन मैं इस 13 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगा रही हूँ, डेट इज R3 में चेंज कर रही हूँ मैं, R3 -13 R2। तो जो मेरी ये इक्विवेलेंस का साइन है, तो मेरी मैट्रिक्स आ गई 1 0। फर्स्ट रो एज इट इज उतरेगी आपकी 1 -3 1 2। सेकेंड रो भी एज इट उतरेगी। थर्ड रो में 13 -13 0 हो गया, -2 एंड दिस इज 13 से मल्टीप्लाई करा 26 और 2 28 हो गया ये आपका। दिस इज -2 minus this, that is minus sign here, and 13 8 ja, that is 47 here, minus k। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मेरी आप देख रहे हैं
इसमें थोड़ा सा एक्लेन फॉर्म बनाने के लिए अब इससे ज़्यादा ही रिड्यूस नहीं हो पाएगी, लेकिन ये 28 को भी मैं 1 बना देती हूँ यहाँ पे। तो ये एक ऑपरेशन मैंने R3 में ये और ले लिया, R3 डिवाइड -1/28 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया R3 को। तो दिस इम्प्लाइज जो मेरी मैट्रिक्स आई है रिड्यूस होके, दैट इज 1 -3 1 2 0 1 2 3 0 0 1 and this is 47/28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेरी रैंक होनी चाहिए थी वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरा 2 क्रॉस 3,4 है, ठीक है। तो मेरी जो रैंक आएगी वो लेस देन इक्वल टू 3 आएगी, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो अब देखते हैं कि रैंक कितनी आएगी यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, इस केस में नंबर ऑफ, ये मेरी एक्लेन फॉर्म बन गई है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है इस मैट्रिक्स में, 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर तो मेरी रिड्यूस होके जो मैट्रिक्स आई डेट इज 1 0 0 1 0 0 -3 1 0 1 2 1 2 3 47/28, ठीक है। ये मेरी R1 है, ये मेरी R2 है और ये मेरी R3 है। तो जो रैंक है वो क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, इसमें भी वैल्यू है, एक भी एंट्री आपकी नॉन जीरो होगी तो वो नंबर ऑफ नॉन जीरो में कहलाएगी, इसमें भी है इसमें भी है, तो डेट इज 3। तो जो रैंक आई है मेरी डेट इज R ऑफ A कह लो इसको, या आप इसको रैंक ऑफ A कह लो। तो ये आपका कितना आया, डेट इज 3। तो स्टूडेंट या तो 3 आई, 3 से इक्वल आएगी। तो दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।